नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में राजनीति की बात तो हम लगातार करते रहे हैं, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में यौन शोषण का मामला निकलकर सामने आया है, वो बिहार में एक और नई कहानी लिख रहा है। आपको मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड तो याद होगा ही, लेकिन कुछ उसी तरह का ये मामला है और 100 के आसपास लड़कियों के साथ यौन शोषण की बात कही जा रही है। इस पर हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर आएंगे। नालंदा के राजगीर में जो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है, वहां पर उनका कार्यक्रम है। फिर बात हम राजनीति की भी कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में अभी उपचुनाव का डंका बजा हुआ है। रुपौली में इलेक्शन होने वाला है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इन सब के बीच रुपौली की पूर्व विधायक बीमा भारती के सरकारी आवास पर रुपौली की जो पुलिस है वो आ धमकती है, वहां पर छानबीन करती है, उनके बेटे को खोज रही है, मर्डर का चार्ज उन पर लगाने की बात सामने आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, जो मुजफ्फरपुर की घटना सुनने में आ रही है, कैसे देख रहे हैं पूरा मामला? बिहार के मुजफ्फरपुर में एक और यौन शोषण का मामला सामने आया है। जो ये बहुत शर्मनाक और दुखद मामला है और मुजफ्फरपुर इसी काम के लिए बदनाम हो गया है। एक तो पहले चतुर्भुज स्थान के लिए बदनाम था, फिर बालिका गृह कांड के लिए बदनाम हुआ और अब फिर ये तीसरी घटना वहाँ इस तरह की हो गई। और बालिका गृह कांड में अगर ठीक से कार्रवाई हुई होती, सारे दोषियों को पकड़ के सज़ा दिलाई गई होती, दंडित किया जाता, तो शायद लोगों को सबक मिलता और फिर इस तरह की घटना पर कुछ अंकुश लगता। मगर उसमें सरकार ने अपने चहेते अधिकारियों को बचा लिया और सिर्फ एक आदमी को सज़ा हुई। कुछ लोग ज़रूर सस्पेंड हुए, कुछ को नौकरी से हटाया गया, मगर उस दौरान जितने डीएम और सोशल वेलफेयर अफसर वहाँ तैनात थे, उन सब पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मगर किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसमें दर्जनों आईएएस अधिकारी इन्वॉल्व बताए जाते थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके अलावे जो जिलों में, विभिन्न जिलों में जो बालिका गृह है, वहाँ से भी शिकायतें आई थी, रिपोर्ट आई थी, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब सरकार ऐसे लोगों को, ऐसे अधिकारियों को बचाने की कोशिश करेगी, तो अपराधी तत्वों का मनोबल बढ़ेगा और इस तरह की घटनाएं लगातार होंगी। आप देख लीजिए, राजधानी पटना में भी प्रायः ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं, अखबारों में आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। तो उसमें पहले तो पुलिस लापरवाही से काम करती है। किसी का किडनैप होता है तो 2 दिन तक इंतज़ार किया जाता है कि वो खुद घर लौट के आ जाए, नहीं आता है तब फिर कोशिश पैरवी करके FIR दर्ज होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो अपराधियों को एक तरह से मदद पहुंचाती है और उनका मनोबल बढ़ाती है और आम आदमी इसमें पिसता है। इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, स्पेशल ट्रायल हो करके, और जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। एक चीट फंड कंपनी खोलने के नाम पर इतना बड़ा रैकेट, इतना बड़ा स्कैंडल हो गया और प्रशासन को कुछ पता ही नहीं। यही तो शर्मनाक बात है कि इतना बड़ा महकमा, करोड़ों करोड़ रुपया वेतन मद में खर्च होता है पुलिस पर, CID पर और तमाम महकमे पर, और उनकी उपलब्धि क्या है, काम क्या हो रहा है कि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं नाक के नीचे उनके और उनको पता भी नहीं चलता है। और चिट फंड खोलने पर वैसे भी बिहार में रोक है, अभी आप चला नहीं सकते, तो कैसे वो चिट फंड चल रहा है और इतने लोगों को वहाँ नौकरी दी जा रही है और वो ये गड़बड़ घोटाला हो रहा है। तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत रही होगी, संरक्षण रहा होगा, तभी वो इतना विस्तृत रूप इस घटना ने लिया है। और वो लड़कियां अगर भाग के नहीं निकलती वहाँ से, FIR नहीं होता, तो पुलिस को पता नहीं चलता, ये चलता रहता, मामला ऐसे ही चलता रहता। तो ये बिहार का सच यही है। लाख आप सुशासन का दावा कर लें, मगर बिहार में इस तरह की घटनाएं
हम सबको शर्मसार करती हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, सुशासन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में बालिका गृह कांड और अब ये चिट फंड के नाम पर इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल, मतलब बदनामी तो हो गई। नहीं, बदनामी तो हो ही गई। मुजफ्फरपुर को हमेशा से ही माने बैड एलिमेंट्स का, वो क्रिमिनल्स का विश्वविद्यालय वो उसको कह सकते हैं, जहाँ पर अपराधियों को ट्रेनिंग भी दी जाती है और उनको फलने फूलने के लिए एक जगह भी दिया जाता है। तो मुजफ्फरपुर इसके लिए बदनाम है। मुख्य बात है कि मुजफ्फरपुर में सरकारी अधिकारियों की देख रेख में ये सब फलता फूलता है। आप सोच सकते हैं कि नवरूणा की हत्या हो गई, मैंने 8-10 साल की लड़की कि उसके घर के पास ही नाले में डेड बॉडी मिली और इतने साल हो गए सीबीआई खोजते रह रही है, पता नहीं चला। उसमें सीधे सीधे बिहार के एक उच्च अधिकारी का नाम आ रहा था। आप सोच सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में एमबीए की एक छात्रा पिछले 1.5 साल से लापता है। उसके एक बॉयफ्रेंड ने उसको गायब किया, किसी महिला के थ्रू उसके बॉयफ्रेंड से दोस्ती हुई थी। ये सारे तथ्य पुलिस के सामने हैं। 1.5 साल से उसका परिवार घूम रहा है कि मेरी बेटी कहाँ गई। चतुर्भुज स्थान में छापा मारे गए, पुलिस को सुराख तक मिला है कि वो लड़की कहाँ गई है, लेकिन उसको अभी तक नहीं निकाला जा सका, वो नहीं मिल सकी। अभी 1.5 साल से पुलिस खोज रही है। अब ये बालिका गृह कांड के बाद पटना के बालिका गृह कांड में इतनी बड़ी घटना हुई। 4 लड़कियों ने पुलिस में केस दर्ज कराया। महिला आयोग, हाईकोर्ट की महिला वकीलों ने एक फोरम बना के, और अभी तक वो लड़ाई जारी है, अभी तक जारी है। लेकिन पटना रिमांड होम की जो अधीक्षिका हैं उनको हटाया नहीं गया, उनको सस्पेंड नहीं किया गया। ये पटना में ये खेल चल रहा है और अभी भी वो केस चल रहा है। तो सवाल ये है कि सरकार इस पर कुछ करना नहीं चाहती। मुजफ्फरपुर में लड़कियों को लोन ले आने के लिए उनको एक टारगेट दिया जाता था कि तुम लोन ले आओगी तो तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया जाएगा, और अनेक जगहों से लड़कियों को ये झांसे में कि तुम्हारी सैलरी 50,000 कर देंगे और ये कह देंगे। गरीब और मजबूर लड़कियां जिनको नौकरी की ज़रूरत होती है, जिनका परिवार मुश्किल में है, वो इसमें फंस जाती हैं। उनको झांसे में लेकर उनको काम कराया जा रहा था। और जो वीडियो सामने आए हैं उसमें ये है कि लड़कियां जिन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया उनको बेल्ट से पीटा है, उनको पीट रहे हैं सब और मार रहे हैं और टारगेट पूरा करने। अच्छा, एक लड़की जो खुलकर सामने आई उसको तो बाद में झांसे में उससे जो संचालक है उसने विवाह करने का झांसा दिया, फिर उसके शारीरिक शोषण किया, 3 बार उसका गर्भपात कराया, और ये सब तमाशा। आज ये खबर है कि पुलिस ने उसको गोरखपुर से पकड़ लिया है। जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ लिया गया। 60 से ज़्यादा लड़कों से पूछताछ चल रही है, 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो सवाल यह है कि पुलिस सब कुछ हो जाने के बाद हरकत में आती है, और फिर आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के बाद इस पूरे मसले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। सब कुछ हो जाने के बाद हरकत में आती है, या जब पोल खुल जाता है तब हरकत? हाँ, ये कह सकते हैं, जब पोल खुल जाती है तब वो हरकत में आते हैं। दिखाने के लिए केवल ये लोग आते हैं और करना कुछ नहीं है। मुजफ्फरपुर में ज़मीन हड़पने का, पुलिस की देखरेख में, पुलिस अधिकारियों के माने मिली भगत से ज़मीन हड़पने का धंधा चलता है। मुजफ्फरपुर में जो क्राइम अपराध जो बढ़ा हुआ है उसमें सीधे सीधे अधिकारी उसके शामिल हैं। आप ब्रजेश ठाकुर को एक को गिरफ्तार किया, उन्होंने पत्रकारिता के आड़ में उन्होंने धंधा शुरू किया था। लेकिन ब्रजेश ठाकुर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो हर रोज़ पटना चले आते थे, और पटना सचिवालय में कौन सा आईएएस ऑफिसर है जिनसे उनकी दोस्ती नहीं थी। हर आईएएस ऑफिसर के घर उस पर टेबल पर जाकर वो अपना अखबार, प्रातः कमल अखबार वो रखते थे और अपना अधिकारियों से बातचीत करते थे। उनको बड़ा फंड अखबार के नाम पर मिलता था और वो धंधा चलाते थे। तो कोई ऑफिसर उनको नहीं जानता था कि वो क्या, कौन है, क्या है। जो लोग लाभ ले रहे थे, ब्रजेश ठाकुर खाली दोषी हैं और बाकी लोग नहीं है जो उनका लाभ ले रहे थे। ये तो सवाल है कि केवल बात पैसे की है कि या फिर इन लड़कियों का भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि कहा जा रहा है कि राजनेताओं और अधिकारियों की मिली भगत के बिना तो इतना बड़ा स्कैंडल हो नहीं सकता है। बालिका गृह कांड में तो वो शिकायतें मिली थी कि राजनेताओं के पास भी भेजा जाता था। लड़कियों ने भी ये बात कही कि कोई अंकल मोटे पेट वाले और तोंद वाले अंकल आते थे, बड़ी मूंछों वाले आते थे, तो मगर उस पर कार्रवाई कहाँ हुई। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे के चुप हो गया और फिर उसके बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वहाँ मुख्यमंत्री तक गए थे उस बालिका गृह में। तो ये जो प्रभावशाली लोग हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। आप दूसरा उदाहरण देख लीजिए बीमा भारती का। उनके बेटे पर
हत्या का केस चल रहा है, आरोप लगा है, और पुलिस गई तो घुसने नहीं दिया घर में। और वही आम आदमी का घर होता तो मार डंटा के वहाँ चित कर देती पुलिस और घर में घुस के तोड़फोड़ कर देती। मगर वो विधायक का घर है तो वहाँ जाने में पुलिस के पांव कांपने लगे। अब अधिकारियों की ओर वो देख रहे हैं कि आदेश कहीं से आए तब जाएं, या मना कर दिया जाए तब लौट जाएं। तो ये हालत है पुलिस की। पुलिस चेहरा देखकर जब काम करने लगेगी तो वैसे ही अपराध समाज में बढ़ेंगे। बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया बीमा भारती का। अब रुपौली में उपचुनाव है, टिकट भी हो सकता है कि कुछ देर में मिल ही जाए। सुबह ही उन्होंने कहा था कि आज शाम को टिकट हमको मिल जाएगा। अब ऐसे में जो बीमा भारती के घर पे पुलिस पहुंची रुपौली से, और उन्होंने कहा कि बिना वारंट के आप कैसे आ गए हैं हमारे पास में, वो भी आपके पास कोई लेडी कांस्टेबल तक नहीं है। तो ये पूरा जो माजरा आज हुआ, इसको आप राजनीतिक तौर पर देखते हैं, क्योंकि पार्टी उन्होंने जेडीयू छोड़ दी है और आरजेडी में आई हैं, उपचुनाव भी लड़ना चाहती हैं, या फिर जो अतीत है उनके परिवार का, जो वहाँ पर बाहुबल है, उसी का असर है और उसी के वजह से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए, दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। बिहार में इस समय नीतीश कुमार एक बार फिर अपनी छवि सुधारने पर लगे हैं और पूरे मैंने राज्य में सभी जिला अधिकारियों को और पुलिस ऑफिसर्स को ये कहा गया है कि अपराध पर नियंत्रण करने के लिए उनको टास्क दिया गया है और इसी के तहत कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो बीमा भारती का परिवार ही इसमें लिप्त है। माने उनके पति का भी आपराधिक छवि है, उनके बेटे पर तो हत्या का मामला ही है और उन्हीं को गिरफ्तार करने के लिए या पूछताछ के लिए पुलिस आई होगी। अब उनके बेटे को गिरफ्तार करना था तो महिला कांस्टेबल की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस ने उनके घर पर जाके दस्तक दी है, तो जाके कहा होगा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो ये बीमा भारती जो कह रही हैं कि बिना मेरी अनुमति क्रिमिनल्स के घर में अनुमति लेके पुलिस नहीं जाती है। जो अपराधी हैं पुलिस जाती है, उनको सर्च करती है, पूछती है। तो ये सवाल है कि बीमा भारती, इसलिए मैंने कहा कि दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बीमा भारती जदयू छोड़ के गई हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ भी उन्होंने, जब उन्होंने पार्टी छोड़ा था तो बहुत सारी बातें कही थी। तो नीतीश कुमार कह सकते हैं कि मैंने एक बदले की भावना से भी ये कार्रवाई हो सकती है कि चुनाव के मौके पर जब वो टिकट लेने की तैयारी कर रही हों तो उन पर प्रेशर बना दिया जाए कि वो इससे बाहर हो जाएं। तो बीमा भारती ने ये कहा है कि टिकट मुझे आज शाम तक मिल जाएगा। अरे वो लालू प्रसाद कुछ मिल भी जाए, उनको फोटो भी आया है लालू यादव के चरणों में है। हाँ। तो अब बीमा भारती को अगर मिल जाएगा तो जदयू एनडीए के पास ये कहने के लिए रहेगा कि आपराधिक छवि के किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया। तो ये इसका एक राजनीतिक मतलब भी निकाला जा सकता है आज की कार्रवाई का। लेकिन वो उनका तो परिवार ही आपराधिक छवि वाला है, तो उन पर कार्रवाई हो रही है, तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, दरअसल 2 जून की बात है जब पूर्णिया के भवानीपुर के बाजार के एक चर्चित व्यवसायिक गोपाल यादुका की हत्या कर दी गई थी। 2 अपराधियों ने वहां पर उनको कनपट्टी पर गोली मार दी थी। पुलिस लगातार इस मामले में सर्च कर रही थी और उसे ये पता चला है कि इसकी सुपारी देने में जो बीमा भारती के बेटे हैं राजा, उनका भी नाम है और इसी वजह से पुलिस छानबीन कर रही है। उन्हें आरोपी भी बनाया है और सरकारी आवास पर पहुंची थी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब राजनीतिक विद्वेष हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ जो परिवार का जो आपराधिक इतिहास है वो भी तो सच है। दोनों बातें सच हैं। विद्वेष की वजह से भी हो सकता है कि नाम डाला गया हो फंसाने के लिए, या हो सकता है कि वास्तव में वो उसमें शामिल हो। तो वैसे में दोनों ही परिस्थितियों में अगर पुलिस पूछताछ करना चाहती है, सच तक पहुंचना चाहती है, तो सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए। पुलिस जो सवाल पूछती है उसका जवाब देना चाहिए। अगर आप पाक साफ हैं तो फिर डरना क्यों, छिपना क्यों? तो ये पुलिस से भागना ये बतलाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, जरूर है। वो जिस समय विश्वास मत पर वोटिंग का दिन था विधानसभा में 2 महीना पहले, तो उस समय भी उनके पति गिरफ्तार हुए थे, बेटे भी थे उसमें। गाड़ी में अवैध हथियार, बिना लाइसेंसी हथियार सब उसमें पाए गए और जेल में थे। अभी छूटे, कुछ महीने पूर्व वो छूटे हैं। तो ये इसकी गहराई से जब तक जांच नहीं होगी तब तक सच सामने नहीं आएगा और सच को सामने लाने के लिए उनका पुलिस के आगे आना जरूरी है। पुलिस के सवालों का जवाब देना जरूरी है। भारती ने सवाल उठाए कि बिना वारंट के आप कैसे मेरे घर में घुस गए, सरकारी आवास में आ गए, कि क्या सचमुच पुलिस किसी से मिलने के लिए, पूछताछ करने के लिए बिना वारंट के घरों में नहीं घुस सकती है?
पुलिस देखिए, पुलिस तलाशी लेने नहीं गई थी, पुलिस उनसे बात करने गई थी। और पुलिस ने कहा भी कि उनको हाजिर कराइए, उनसे हम मिलना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि थाने पर जाइए और कोई वारंट नहीं है, कैसे आप आ गए, ये आ गए। हालांकि ये भी बात सही है कि वारंट के बगैर आप किसी के घर में नहीं घुस सकते हैं, मगर ये नियम सिर्फ प्रभावशाली लोगों के लिए है। इस देश में जो एक झूठ जो है वो आज़ादी के बाद से लगातार बोला जाता रहा है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। ये सफ़ेद झूठ है और 100% झूठ है। कानून के समक्ष सभी बराबर नहीं होते इस देश में, ये बात गांठ बांध के रख लेनी चाहिए। प्रभावशाली लोग कानून का उपयोग करते हैं, अपने हित में तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। और जो बेचारा निरीह आम आदमी है वो कानून की जद में पिसता रहता है, निरपराध लोग भी उसमें पिसते हैं। तो उनके आगे पुलिस की खूब हेंकड़ी चलती है, खूब वो उनके बाँह मुड़ेरते रहते हैं। मगर जो प्रभावशाली आते हैं व्यक्ति, तो उनके आगे घिघी बन जाती है पुलिस की। तो ये जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं तब तक ऐसा ही होता रहेगा। आम और खास के लिए अलग अलग व्यवहार करेगी पुलिस और शासन प्रशासन के लोग। नीतीश कुमार तो गंभीर आरोप लगाया है बीमा भारती ने कि उन्होंने जेडीयू छोड़ा है, इसलिए ये सब बदले की कार्रवाई है। हो सकता है, क्योंकि वो कल तक तो जदयू में ही थी, मंत्री भी रही उस सरकार में, नीतीश की सरकार में। तो उस समय उनकी छवि ठीक थी। उस समय कहाँ थे आपराधिक और उनकी कार्रवाइयाँ और उनके पति का मामला क्यों नहीं उस समय सामने लाया गया। और आज जब वो चली गई हैं उधर, तो फिर ये कहा जा रहा है कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। तो जब आपके साथ आ गया तो ठीक, अब आपके खिलाफ चला गया तो गड़बड़। लेसी सिंह की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो उधर जो प्रभाव का लड़ाई है वो लेसी सिंह और बीमा भारती में रहा है। दोनों में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो है ही, और इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं, सामने आते रहते हैं। जो मर्डर का जो अभी मामला उछला है, ये उपचुनाव में कितना नुकसान बीमा भारती या उनके परिवार से कोई लड़े, कितना नुकसान पहुंचा सकता है? कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बीमा भारती और उनके परिवार की जो छवि है वो इस हत्या से थोड़ी जुड़ी हुई है। वो तो सब लोग जानते हैं उस इलाके की कि वो कौन है और उनके पति क्या हैं। फिर भी लोग वोट देते हैं, जिताते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस आरोप से, एक नए आरोप लग जाने से उनकी छवि पर आघात लगेगा और चुनाव प्रभावित होगा। कुछ नहीं होगा। लोग तो उसी को वोट देते हैं जो अपराधी होता है बिहार में, उसको लोग कूद कूद करके वोट देते हैं। तो क्या कीजिएगा। तो देखिए, अब बिहार की सियासत में रुपौली विधानसभा उपचुनाव के बीच में मुश्किलें बीमा भारती की बढ़ी हैं, क्योंकि बेटे पर अब पुलिस की नज़र है। मर्डर के आरोपी बना लिए गए हैं। पुलिस ने ऐसा दावा किया है कि सुपारी देने में उनका हाथ है, शूटर को सेट करने में उनका हाथ है। अब देखना होगा कि इस पर क्या आगे कार्रवाई होती है। लेकिन इन सब के बीच मुजफ्फरपुर में जो यौन शोषण का मामला है, उसने भी बिहार में गर्मी बढ़ाई है। प्रशासन के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। लगातार छापेमारियां भी हुई, कई अभियुक्त गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन क्या इससे सब कुछ सुधर जाएगा? जवाब तो सरकार को ही देना है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।